हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शिवानी पुरोहित। इन्होंने अपना यूजी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज जबलपुर से पूरा किया है और इस साल ऑल इंडिया रैंक 1188 लाख है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर में एमडी फिजियोलॉजी की सीट हासिल की है। शिवानी, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अच्छा शिवानी, एआईए पीजीटी क्रैक करने का मोमेंट कैसा था और इस रिजल्ट देखते ही दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आया था आपकी? एक्चुअली दैट वाज ओवरवेलमिंग मोमेंट। और ये था कि मुझे पहले से ही आइडिया था कि मेरे कितने आने वाले हैं, बट आई वाज नॉट श्योर अबाउट द रैंक। और जैसा इस साल पेपर आया था थोड़ा सा टफ गया, तो आई वाज श्योर कि एटलीस्ट मेरी रैंक अगर ठीक आ गई तो आई विल गेट द कॉलेज। और मेरा टारगेट ये था कि अगर मुझे स्टेट में कॉलेज चाहिए है तो मुझे अराउंड 1300 के अंदर रैंक मेरी लेकर आनी पड़ेगी। और जैसे ही रिजल्ट देखा और उसमें मेरी रैंक थी 1188, आई वाज सो हैप्पी। और सबसे पहले मैंने सर को मैसेज किया, फिर घर में बताया, तो यही था मतलब एक तरीके से मैं ये समझ गई थी कि मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, एंड आई वाज श्योर अबाउट दैट। दैट्स रियली ग्रेट कि आपको आपका विजन क्लियर था कि आपको इतने के अंदर रैंक चाहिए ताकि आपको आपकी पसंद की सीट मिल सके और आपने वो हासिल भी कर लिया। अच्छा शिवानी, आपका अभी तक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वालियर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? वहाँ पे एक्सपोजर कैसा है और स्टाइपेंड, इस सबसे के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो ग्वालियर का कॉलेज है वो एमपी का सबसे पुराना कॉलेज है, और ये 1916 में बना था, तो मतलब ये 100 साल से ज्यादा पुराना कॉलेज हो चुका है। तो इस कॉलेज के लिए मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज यहाँ से काफी अच्छी है, और इसमें से पीजी के लिए फिजियोलॉजी की बस ब्रांच है। तो जो गाइड वगैरह है सारे यहाँ के सब अच्छे हैं। अभी मुझे मतलब अराउंड 15 डेज हुआ है ज्वाइन किए हुए, एंड मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। प्लस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी की भी बात की जाए तो जैसे कि ये बहुत पुराना कॉलेज है तो सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। प्लस ये है कि यहाँ पर जो डिजिटल वो है ड्रग टेस्टिंग लैब है, तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को एक्स्ट्रा मिली है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, बिकॉज एमपी में सिर्फ एक ही लैब है जो कि मेरे कॉलेज में अवेलेबल है, तो दैट इज ग्रेट फॉर मी। और अगर स्टाइपेंड की बात की जाए तो अभी करंट स्टाइपेंड इन हैंड जो आता है वो 55 अराउंड है, एंड इट विल इंक्रीज इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स होपफुली। तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा इन सेकेंड एंड थर्ड ईयर। दैट इज रियली ग्रेट कि आपके यहाँ पे एक्सपोजर काफी अच्छा मिल रहा है and जैसे आपने बताया कि लैब भी वहाँ पे अवेलेबल है एंड ये सबसे पुराना भी कॉलेज है। दैट इज रियली ग्रेट थिंग। अच्छा शिवानी, आपने एआई पीएचडी की प्रिपरेशन शुरू करते समय आपका सबसे बड़ा डाउट या कंफ्यूजन क्या था? एक्चुअली एज अ स्टूडेंट सबसे पहला तो डाउट यही होता है कि सेल्फ डाउट जो क्रिएट होता है कि वेदर हम इसको कर भी पाएंगे या नहीं, तो सेम मेरे साथ भी हो रहा था। बट मुझे ये होप थी कि मतलब इवन मेरा टारगेट ये था कि मुझे पीजी करनी ही है। और मैं ऐसा टारगेट लेकर चल रही थी कि मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा या सेकंड में होगा, कब होगा। बट मेरी ये श्योरिटी थी कि जितने भी टाइम लगे, जितना भी अटेम्प्ट लगे, मैं पीजी करूंगी। तो मैंने वही अपना टारगेट बना के स्टार्टिंग करी थी, और मैंने एक तरीके से क्लैरिटी रखी थी, मैं उस वे में कंफ्यूज नहीं रही कि मतलब एक नहीं हुआ तो मैं दूसरे पे जाऊंगी वैसा करके। तो आई वॉज क्लियर फॉर दैट। जी, कई बार एक कंफ्यूजन रहता है कि क्लियर होगा कि नहीं होगा या फिर ये नहीं तो कुछ और कर सकते, बट आपने एकदम क्लियर रखा था कि नहीं, पीजी करनी ही है एंड आपने उस पर फोकस किया ना, आपने वो करके भी दिखाई, एक अच्छी सीट लेके भी दिखाई है। अच्छा शिवानी, प्रिपरेशन के टफेस्ट फेज में आपने खुद को जी। मोटिवेट कैसे रखा था? तो स्टूडेंट जो सबसे टफ फेस होता है प्रिपरेशन में वो ये होता है कि जब भी मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है और उसके बाद भी मार्क्स नहीं आते, तो वो सबसे ज्यादा डीमोटिवेटिंग सिचुएशन हो जाती है। सेम मेरे साथ भी हुई थी, आई वॉज नॉट गेटिंग इनफ मार्क्स। तो मुझे उन मार्क्स से इतना समझ में आ रहा था कि अगर ये ऐसे ही आएंगे तो मेरा ऑल इंडिया में कुछ नहीं होगा। तो मैंने उसके लिए इस तरीके से फोकस किया कि मैंने अपनी गलतियां सुधारी रेदर देन फोकसिंग ऑन मार्क्स और डिमोटिवेट होने से। तो जितनी भी मेरी मिस्टेक्स होती थी मैं उनको नोट डाउन कर कर और वो गलतियां सुधारती थी, और कोशिश करती थी कि अगला टेस्ट रहेगा या अगली सीरीज रहेगी उसमें मैं सेम गलती अपनी रिपीट ना करूं। तो इस तरीके से मैंने मतलब अपने आप को मोटिवेटेड रखा और अपने टारगेट पर फोकस किया था। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा शिवानी, क्या सेल्फ स्टडी ज्यादा इफेक्टिव रहती है या फिर स्ट्रक्चर्ड कोचिंग ज्यादा हेल्पफुल रहती है? एक्चुअली मेरा ये मानना है कि हेल्पफुल दोनों रहती है, बट इट डिपेंड ऑन सिचुएशन। जैसे कि मेरी इंटर्न के साथ चल रही थी प्रिपरेशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे ना हम स्ट्रक्चर्ड कोचिंग को फॉलो नहीं कर पाते हैं कई बार, बिकॉज जो शेड्यूल होता है ना हमारा अलग होता है प्लस कोचिंग का अलग होता है। तो उस टाइम पर मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मेरी सेल्फ स्टडी ने मुझे ज्यादा हेल्प की है।
बिकॉज मैं फिर अपने अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करती थी, मुझे जैसा टाइम मिलता था अपनी ड्यूटीज के बीच में मैंने वैसे सारी संहिताओं सब्जेक्ट इन सबको मैनेज किया, सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस को मैनेज किया। और उस समय पे मतलब ये हो जाता है कि कई बार लेक्चर्स जो हमारे टीचर्स बोलते हैं इन लेक्चर्स को करना है, इनको करना है, तो वो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, बट ड्यूटीज में अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो आप वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर पाते हो। तो उस जगह पर आई थिंक सेल्फ स्टडी आपको ज्यादा काम देती है। और अगर आप एक ड्रॉपर हो, आपके पास और कोई काम नहीं है कि आपको कहीं ड्यूटीज पे जाना है, तो उस टाइम पर आई थिंक जो स्ट्रक्चर्ड कोचिंग है दैट इज बेस्ट फॉर दैट टाइम। जी, आपने सही कहा कि ड्यूटी के साथ कई बार हम लोग प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते, तो वहां पे हम लोग खुद की सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दे सकते हैं कोचिंग के साथ साथ, ताकि हम लोग अपने टाइम के हिसाब से पूरा कोर्स कंप्लीट कर सके। अच्छा शिवानी, आपकी डेली स्टडी रूटीन या रिवीजन स्ट्रैटेजी में आपकी सबसे इफेक्टिव अप्रोच क्या रही थी? अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल रखी थी, क्योंकि मेरा यूजी काफी अच्छा रहा था और वहां पर मेरी तैयारी बहुत अच्छी चली थी और मेरे स्कोर्स भी बहुत अच्छे थे। तो मुझे एक तरीके से ऐसा था कि संहिता कहीं ना कहीं मेरा बेस बहुत अच्छे से बना हुआ था। तो मैं अपनी ड्यूटी पे जाने के पहले सबसे पहले लाइब्रेरी जाती थी, तो वहां पे मेरा टारगेट ये था कि मैं कम से कम 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करके ही घर से निकलूं, ताकि मुझे दिन में बिल्कुल स्ट्रेस ना हो कि मैं कब आ रही हूँ, उसके बाद कब मुझे पढ़ पा रही हूँ जो भी कुछ है। तो मैं पढ़कर जाती थी संहिता। और मेरी ड्यूटी पर मेरा एक टारगेट ये रहता था कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। वहां पर ना मैं नोट्स पढ़ती थी ना कोई बुक खोलती थी, मैं कुछ नहीं, बस मैं क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करती रहती थी। और मेरा टारगेट ये था कि मैंने ना रेट्रोग्रेटिव पर्पज से पढ़ाई करी थी, कि मैं क्वेश्चन से कंटेंट याद करती थी रेदर देन कंटेंट से मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो उस चीज ने मेरी काफी हेल्प की थी, बिकॉज कई बार इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हम छोड़ देते हैं तो वो हमें ध्यान नहीं रहते, बट अगर क्वेश्चन से सॉल्व किया रहता है तो हमें याद हो जाता है। तो मैं वही फॉलो करती थी मोस्टली। और उसके बाद में मैं ड्यूटी से आने के बाद में मेरा ये था कि मैं जो भी सब्जेक्ट है प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो मैं उसको रिपीट करती थी। और डीजी रसशास्त्र का मेरा ये था कि मैं वो सब्जेक्ट हमेशा पढ़ती थी। डीजी थोड़ा सा कम फॉलो कर पाई बिकॉज मुझे वो टफ लगता था, बाकी रसशास्त्र की मैंने काफी अच्छी तैयारी करी थी। तो यही था मेरा मतलब स्ट्रेटेजी। जी, जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने ड्यूटी के साथ साथ भी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को बहुत अच्छे से किया, आपने अपना पूरा रूटीन फॉलो किया था, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस कवर भी कर पाए। तो शिवानी, कौन से सब्जेक्ट्स या टॉपिक आपको सबसे टफ लगे और आपने उन्हें कैसे क्रैक किया था? एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि मुझे ना द्रव्य गुण बहुत टफ लगता था, तो मैंने स्टार्टिंग में कोशिश की थी कि मैं साल भर उसको पढूं। बट जैसे बाकी लोग बोलते हैं कि मैं हम हर दिन पढ़ते थे, मुझसे वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने द्रव्य गुण के लिए स्पेशली ये किया था कि मैंने सबसे पहले जो लॉन्ग ड्रग्स होते हैं मैंने उनके बारे में सारा कुछ कंटेंट पढ़ के रखा था। क्योंकि मुझे ये था कि अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो मे बी वो किसी से नहीं बनेगा, बट अगर इजी क्वेश्चन आ रहा है तो वो मुझसे भी बनना चाहिए। तो मैंने वो स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपनी द्रवगुण की तैयारी की थी। एंड रसशास्त्र का ऐसा था कि मुझे रसशास्त्र पर्टिकुलरली पढ़ने में बहुत अच्छी लगती थी। तो ऐसा था कि वो टफ लगती थी बट मैं फिर भी उसको रोज पढ़ लेती थी और मेरे से हो जाता था। तो रसशास्त्र के लिए मैं कहूंगी कि मतलब मैंने नियरली हर ऑल्टरनेट डे रसशास्त्र पढ़ी है, तो उससे वो टफनेस मेरी कंप्लीट हुई। प्लस मुझे थोड़ा सा शारंगधर का लगता था, क्योंकि मुझे याद नहीं होते थे उसके पॉइंट्स। तो मैंने शारंगधर के लिए भी सेम रसशास्त्र जैसा किया था, क्योंकि मैं एनालाइज कर रही थी पेपर में कि शारंगधर के भी उतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं जितने डीजी और रसशास्त्र के आते हैं। तो फिर मैंने भी इन दोनों के साथ में शारंगधर को भी एक्स्ट्रा ऐड किया था। बाकी सब्जेक्ट मेरे से हो जाते थे, तो मैंने मेनली इन तीन पर फोकस ज्यादा किया। कि आपने एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई सब्जेक्ट में बहुत टफ लग रहा है तो हमें उसमें उतना तो आना चाहिए कि बन पाए, तो इजी क्वेश्चन जो बाकी से बन रहे हैं वो हमसे भी बनने ही चाहिए। एंड रसशास्त्र आपने हर अल्टरनेटिव पढ़ के उसे काफी अच्छे से, एक टफ सब्जेक्ट को भी एक अच्छे से हैंडल किया था। अच्छा शिवानी, आयुर्वेद से जुड़ने का डिसीजन आपने कैसे लिया था? कोई रिकमेंडेशन से या रिसर्च से, या फिर आपने कुछ ट्रायल क्लास वगैरह लिया था? एक्चुअली मेरी सीनियर्स जो है कुछ उन्होंने आयुर गाइड से किया था, बट उस टाइम पर वो जो सीनियर है वो खुद भी महाराष्ट्र से थी। तो मराठी कोचिंग चलती थी सर की। तो उस टाइम पर ना एमपी में उतना ज्यादा हिंदी में कोचिंग अवेलेबल नहीं थी, बट उन्होंने मुझे बताया था कि अब हिंदी में भी अवेलेबल हो गई है। तो फिर मुझे उनसे रिकमेंडेशन मिला था कि मुझे भी ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैंने लास्ट के 6 मंथ्स में फिर स्टार्ट किया था और फिर मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस वहीं से की, टेस्ट सीरीज वगैरह सब वहीं से लगाई थी। तो रिकमेंडेशन पर ही मुझे पता चला था। ओके। अच्छा शिवानी, आयुर्वेद का कौन सा पार्ट था जो आपके लिए एकदम कंप्लीट गेम चेंजर साबित हुआ? वो वेदर टेस्ट सीरीज था या फिर फैकल्टी सपोर्ट नोट्स या ऐसा कुछ?
एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि मैंने क्वेश्चन से ही अपना कंटेंट याद किया है। तो मेरे लिए जो प्रॉपर गेम चेंजर रहा वो थी जो मिसलेनियस क्वेश्चंस, डेली क्वेश्चंस और जो सर की टेस्ट सीरीज थी। बिकॉज मुझे लेक्चर्स वगैरह का तो ज्यादा टाइम रहा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत लास्ट में ही ज्वाइन किया था। तो मैं टेस्ट सीरीज ही कर पाई थी और मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर पाई थी। तो मेरे लिए पर्टिकुलर गेम चेंजर था सर के क्वेश्चंस जितने भी थे वो सारे। ओके, मतलब टेस्ट सीरीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था आयुर्वेद गाइड। अच्छा शिवानी, आजकल सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो आपने इसे कैसे हैंडल किया था? एक्चुअली मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरे अराउंड मतलब 150K फॉलोअर्स हैं। और मेरा बहुत अच्छा सोशल मीडिया पर बिजनेस भी चलता था। बट मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं अगर वही कंटिन्यू करती रहूंगी तो मैं पेपर अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगी। तो इवन दो मेरा सेटअप बहुत अच्छा था, बट मैंने उसको पॉज किया। मैंने अपनी पूरी जितने भी कोलैबोरेशन थे मैंने सबको पॉज किया। और अपने मैनेजर्स वगैरह को बताया कि भाई मैं आपको अराउंड मतलब 6 से 8 महीने बाद अब काम रिज्यूम कर पाऊंगी। तो मैंने फिर अपने अकाउंट को, इतने बड़े अकाउंट को मैंने अपना डीएक्टिवेट कर दिया था। और मेरे 6 से 8 महीने तक बस वो अकाउंट मेरा डीएक्टिवेटेड था, बिकॉज मेरा वर्कलोड वहां से मुझे आ जाता था। तो मैं पढ़ नहीं पाती थी। बाकी मेरा जो पर्सनल एक दूसरा अकाउंट है जो प्राइवेट रहता है, उसको मैंने ये किया था कि मैं देखती थी। मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि मैं एकदम ही कट आउट हो गई हूँ सोशल मीडिया से। बिकॉज जब आप दिन भर पढ़ाई करते हो तो थोड़ा सा आपको माइंड फ्रेश करने के लिए भी चीजें लगती हैं। तो मुझे ऐसा लगता था थोड़ा सा रील्स स्क्रॉल कर लो, थोड़ा सा यहाँ वहाँ की बातें पता चल जाए, फोटोज देख लो या खुद भी कुछ कर लो। तो उससे माइंड फ्रेश हो जाता है। तो एक ब्रेक की तरह मैं उसको लेती थी, रेदर देन एक एडिक्शन। तो उस वजह से मेरा मतलब मैंने अच्छे से उसको मेंटेन कर लिया था। दैट इज अ रियली गुड थिंग कि आपने एक इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद आपने खुद के काम को ब्रेक लगाया, विच इज अ वेरी बिग डिसीजन। एंड आपने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि आप एक अच्छी सीट पीछे पे ले सके। दैट इज अ रियली इम्प्रेसिव थिंग शिवानी, आई मस्ट से। अच्छा शिवानी, क्या आप टेलीग्राम क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट रेगुलर सॉल्व करती थे क्या? जी, जो टेलीग्राम क्वेश्चंस होते थे, मैंने अपना एक रूटीन बनाया हुआ था कि सर 10 बजे अराउंड जो टेलीग्राम पे रोज क्वेश्चंस आ जाते थे। और जैसे ही सर के क्वेश्चंस आते थे मेरा बस टेलीग्राम का नोटिफिकेशन ऑन रहता था, सारे क्वेश्चंस पॉपअप होते थे और मैं तुरंत उनको सॉल्व कर देती थी। और जस्ट इन केस अगर कभी ऐसा होता था कि मैं नहीं उस समय पे सॉल्व कर पाई, तो मेरा सोने से पहले एक टारगेट था कि मैं रिमाइंड कराती थी खुद को कि मैंने टेलीग्राम के क्वेश्चंस किए या नहीं किए। तो इस वे में मेरा एक रूटीन बना रहा, वो रूटीन कभी टूटा नहीं। और उस तरीके से ऐसा होता है कि वो क्वेश्चंस पूरे मिक्स्ड होते हैं, प्लस वहां पे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। तो वैसे में करके उतने क्वेश्चंस आपके डेली एटलीस्ट प्रिपेयर होते रहते हैं। प्लस मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट में ऐसा था कि जिस दिन सर ने मॉक टेस्ट डाला मैं उस दिन नहीं सॉल्व करती थी। पता नहीं क्यों, मुझे पर्सनली लगता नहीं था कि मैं उस दिन सॉल्व करूं, बट मेरा ये था कि मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं 10 से 12 के बीच में वो टेस्ट सॉल्व करती ही करती थी। टेस्ट रेगुलर करती थी, मैंने सर के कोई भी मॉक टेस्ट नहीं छोड़े थे। प्लस मैंने मतलब मई से मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए थे। तो उसमें ये रहा कि मेरे काफी टेस्ट हो चुके थे जहां पर मेरी ओवरऑल मुझे गलतियां पता चली। प्लस उन गलतियों को मैंने लास्ट में सुधारा। और लकीली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि इवन जो एग्जाम के 2 दिन पहले भी मैंने टेस्ट सॉल्व किया था। और वहां से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे जो अष्टांग के थे वो प्रैक्टिस करते करते में आए और सेम वैसा ही क्वेश्चन पेपर में आया। तो उस समय पे मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर मैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करती तो मेरे वो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छूट जाते और वहां से मेरा स्कोर बहुत डाउन हो जाता। तो यहाँ जो मुझे सीट मिल पाई है वो सीट नहीं मिलती। तो मैंने पूरा टेलीग्राम भी फॉलो किया सर का, और प्लस सर के मॉक टेस्ट भी टाइम टू टाइम पूरे कंप्लीट किए थे। जी एक्चुअली अगर हम टेस्ट टाइमली सॉल्व करते हैं तो हमें पूरा सिलेबस भी अच्छा रिवाइज होता है, एंड बाद में हमें मेन टेस्ट से भी कई बार एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें काफी ज्यादा हेल्प भी हो जाती है उस चीज से। अच्छा शिवानी, आपने मॉक टेस्ट कब से देना शुरू किया था और उनसे को क्या लर्निंग्स मिली थी? मॉक टेस्ट मैंने 1 मई से स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज मेरा जो सिलेबस मेरा था वो मेरा तभी कंप्लीट हो पाया था। तो 1 मई से मैं सॉल्व करते करते मैंने, ऐसा समझिए कि पेपर के 2 दिन पहले भी मैंने मॉक टेस्ट किए। जो सर के इस बैच के थे वो कंप्लीट किए, प्लस जो पुराने ओल्ड सेशंस के थे मैं मेरे से जितने हुए मैंने वो भी कंप्लीट किए। तो उससे ऐसा रहा कि
जो पेपर का एक पैटर्न होता है वो मुझे समझ आया। प्लस मेरे स्टार्टिंग में नेगेटिव्स बहुत होते थे, तो मेरा एक कंट्रोलिंग पावर मेरे अंदर आई कि मुझे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। बिकॉज मेरे दिमाग में ऐसा था कि सारा कुछ कर दो, तो उस चक्कर में ये होता था कि नेगेटिव हो जाते थे, तो मेरा स्कोर जहाँ 340 350 भी आता था वो 310 300 पे चला जाता था। मतलब मैं इतने ज्यादा नेगेटिव्स कर देती थी, तो मेरा स्कोर पूरा बहुत ज्यादा ही कम होने लगा था। तो उस समय पे फिर एक तरीके से ऐसा रहा कि मॉक टेस्ट देते देते मेरी वो चीज सुधरी, और उस चीज ने ऐसा किया कि मेरे एग्जाम में मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उतने में से नेगेटिव्स बहुत ही कम हुए थे, जिसकी वजह से मेरा स्कोर एटलीस्ट उतना रिटेन हो पाया जितना आया था। तो वो मिला मुझे वहां से। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि नेगेटिव जो मार्किंग है उसे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अदरवाइज हमें बहुत नीचे भी लेके जा सकता है। एंड आपने मॉक टेस्ट को रेगुलर देने से आपका बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया, आपने उसे काफी अच्छे से कंट्रोल कर पाए थे। अच्छा शिवानी, एआईए पीजीडी के प्रिपरेशन में सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स जी। क्या करते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी गलती एज अ स्टूडेंट जो मैं भी स्टार्टिंग में कर रही थी और जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स भी करते हैं, वो ये होता है कि वो ना क्वांटिटेटिव स्टडी पे जाते हैं रेदर देन क्वालिटेटिव स्टडी। बिकॉज ऐसा होता है लास्ट क्लास में बच्चे को लगता है कि मैं सारा कुछ पढ़ लूं, और वो पढ़ने के चक्कर में ना उन्हें याद कुछ नहीं रहता। तो सेम स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हो रहा था कि मैं पढ़ रही थी बट मुझे कंटेंट याद नहीं रह रहा था। तो फिर एट लास्ट मैंने भी ये किया कि भले मैं 4 पेज पढूं बट ऐसे पढूं कि वो 4 के मुझे सारी चीजें याद रहें। तो सेम जो गलती अभी के बच्चे करते हैं वो भी यही करते हैं, बल्क में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। बेटर है कि कम पढ़ें बट ऐसा पढ़ें कि उसमें से अगर कुछ आ रहा है ना तो आपका फिर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो आई थिंक क्वालिटेटिव स्टडी ओवर क्वांटिटेटिव स्टडी दैट शुड बी डन। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें ज्यादा ना पढ़ने के ऊपर फोकस करते हुए, बल्कि जितना पढ़ रहे हैं वो पूरा रिटेन हो रहा है क्या, वो हमें सब कुछ बन रहा है कैसे क्वेश्चन, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा शिवानी, फाइनली उन स्टूडेंट्स के लिए एक पावरफुल वन लाइन एडवाइस जो अभी डाउट या कंफ्यूजन में है। वन लाइन एडवाइस के लिए तो मैं यही कहूंगी जो मैंने खुद पर भी अप्लाई की थी, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। आपकी ड्यूटी है, आपको टाइम कम बचा हुआ है, जैसे अभी दिसंबर स्टार्ट हो चुका है तो ऑलरेडी ऐसे समझिए कि बस 5 से 6 महीने बच्चे के पास में है। तो आप अभी भी अगर स्टार्ट करते हैं ना तो आप उतना कर सकते हैं कि आप रैंक लेकर आ सकते हैं, इवन आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं, अच्छा स्टाइपेंड भी ले सकते हैं। तो उसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन बॉन्डेड नहीं है कि आप अगर 1 साल करें या 1.5 साल ही करें तो ही आपका होगा। आप लास्ट में भी अगर करते हैं बट आप सही तरीके से करते हैं तो वो जरूर हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस पर फोकस करें, मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करें, और जो भी हमारे गाइड हमें बता रहे हैं हमको वो चीज करनी चाहिए। अगर वैसा करते हैं तो आप कभी भी स्टार्ट कीजिए, आपकी जो डेस्टिनेशन है आप वहां पर जरूर पहुंचेंगे। तो यू कैन स्टार्ट एनी टाइम, यही मेरी वन लाइनर एडवाइस रहेगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यू कैन स्टार्ट एनी वे यू वांट। आप कभी भी स्टार्ट करिए, मगर फुल डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो हमें डेफिनेटली हमारे जो रिजल्ट्स है वो हमें बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच शिवानी कि आप आज हमारे साथ जुड़े, अपना टाइम निकाल कर आए और हमारे एस्पिरेंट्स के साथ अपने अपनी जर्नी को शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू योर टीम, अजीत पाटिल सर एंड एवरीवन जिन्होंने हमको इतने अच्छे से गाइड किया, एंड सो दैट वी कैन अचीव थिंग्स विच वी आर डूइंग टुडे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।